श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, गुजरात सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री श्रीमान अर्जुन मोढवाडिया जी, मेरे साथी सांसद श्री हसमुख भाई पटेल, श्री मयंक भाई नायक, डॉक्टर राजेश गोखले, सचिव भारत सरकार, श्रीमती पी भारती, सचिव गुजरात सरकार, गांधीनगर की मेयर मीराबेन पटेल, विधायक अल्पेश जी ठाकुर, श्रीमती रीताबेन पटेल, महसाणा के सांसद श्री हरिभाई पटेल, भाजपा के गांधीनगर शहर के अध्यक्ष श्री आशीष कुमार दवे और आज के इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए सभी इंडस्ट्री के लोग, R&D से जुड़े हुए सभी साथी और विशेष उपस्थिति जिनकी है, ऐसे इस विज्ञान के सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज गुजरात की धरती पर एक प्रकार से हम भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और बायो सेफ्टी और बायो क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। मित्रों, यहां पर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास आज जो हो रहा है, वो आने वाले दिनों में समग्र भारत के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक सुरक्षा कवच बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल R&D तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये राष्ट्र के समग्र विकास का एक आधार स्तंभ होना चाहिए। और उसी दिशा में आज एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो विज्ञान के छात्र हैं, वैज्ञानिक हैं और रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, इस सभी पर पूरा गुजरात और देश विश्वास करता है कि भारत के विकास और भारत के स्वास्थ्य दोनों को आप निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, आज यहां पर BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया। एक प्रकार से पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद ये भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी, परंतु किसी राज्य सरकार ने बनाई हुई ये पहली लैब है जिसका श्रेय गुजरात को जाता है। एक विशाल संकुल के अंदर 362 करोड़ की लागत से 11,000 वर्ग मीटर में देश की जैव सुरक्षा का एक मजबूत किला यहां बनने जा रहा है। हम सब जानते हैं, हम कोरोना से उभर चुके हैं, निकल चुके हैं। जिस प्रकार के दुनिया भर के अंदर रिसर्च की जरूरत है, इसमें कई सालों तक कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए थे, पीछे थे। अब ये फैसिलिटी बनने से इसमें इस क्षेत्र के काम करने वाले युवाओं को एक नया मौका भी मिलेगा और भारत इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल पाएगा, इसका मुझे विश्वास है। यह सुविधा
वैज्ञानिकों को अत्यंत संक्रमणात्मक और घातक वायरस पर एकदम सुरक्षित वातावरण में संशोधन करने की एक प्रकार से प्लेटफॉर्म यहां पर उपलब्ध होगा और यहां पर दुनिया भर की अच्छे से अच्छी BSL-4 लैब का स्टडी कर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सिर्फ मानवीयों के लिए नहीं, पशुओं से होकर मानवी तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की ये विश्व स्तरीय व्यवस्था यहां पर होगी। एक अध्ययन है कि 60 से 70% नई बीमारियां पशु से होकर इंसान तक पहुंचती है। इसलिए भारत सरकार ने वन हेल्थ मिशन से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। यही कार्यक्रम का एक अगला स्टेज है। अब हमारे वैज्ञानिकों को खतरनाक वायरस के सैंपल जांचने के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्वाभाविक है, विदेश पर निर्भर नहीं रहेंगे तो इसकी जांच में तेजी भी आएगी और हम आत्मनिर्भर भी होंगे। मैं गुजरात की बात करूं तो हमने चांदीपुरा वायरस और लंपी स्किन डिसीज का प्रकोप हमने देखा है। ये बीमारियों ने एक प्रकार से हमें चेतावनी दी है कि BSL-3 से भी उच्च स्तरीय सुविधाओं की सख्त जरूरत है। आज ये BSL-4 लैब वो सभी सुविधाओं की पूर्ति करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है और आनंद भी है। ये काम चलाऊ टेम्पररी सुरक्षा हमारा लक्ष्य नहीं है। हम एक प्रकार से रिसर्च बेस्ड परमानेंट सुरक्षा चाहते हैं। इसीलिए ये लैब हमारी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, विगत 11 साल में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। बायोटेक क्षेत्र में हमें काफी सफलता मिली है। यहां जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं ये क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन थी। मेरी बात ध्यान से सुनना और विशेषकर विद्यार्थी सुने। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी और 24 के फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के साथ ही ये $166 बिलियन को क्रॉस कर रही। एक 10 साल के अंदर 17 गुना विकास, ये बताता है कि भारत के युवा कर सकते हैं, भारत के उद्योगपति भी कर सकते हैं। जरूरत इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की है, शासन का समर्थन उनको प्राप्त हो, इसकी जरूरत है। मैं इसको और डिटेल में बताना चाहता हूं मित्रों। 2014 में बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी। वो वेरी करती थी 400 और 500 के बीच में। और 2025 में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 10,000 क्रॉस कर चुकी है। 10,000 क्रॉस। बायो इंक्यूबेटर्स 2000 में 6 थे, 25 में 95 हो चुके। इंक्यूबेशन स्पेस हमारे पास
60,000 वर्ग फुट थी, 60,000 स्क्वायर फुट, और वो बढ़कर 15 टाइम बढ़कर 9 लाख स्क्वायर फीट इंक्यूबेशन स्पेस आज हमारे पास है। और बाजार में उत्पाद जो हमारे थे 10 तक सीमित थे, अब 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने बाजार में डाली है। और किसी भी क्षेत्र का फ्यूचर और देश में पोटेंशियल और देश के युवाओं की इसमें रुचि देखनी है तो पेटेंट फाइलिंग इसका एक बहुत अच्छा थर्मोमीटर है। 2014 में 125 पेटेंट इस क्षेत्र में भारत के फाइल हुए थे और 2025 में 125 से बढ़कर हम 1300 तक पहुंच चुके हैं। मित्रों, ये बताता है कि हम कर सकते हैं। और प्राइवेट फंड 10 करोड़ का लगा था, सिर्फ 10 करोड़ का, अब 7,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में हो चुका है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो युवा इस क्षेत्र को कैरियर बनाना चाहते हैं, आप दमखम के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और इस क्षेत्र में काम करने वाले भारत के युवाओं ने साबित कर दिखाया है कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। वो आपने साबित कर रख दिया है। मित्रों, आज भारत एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। विश्व की 60% वैक्सीन हमारे यहां बनी। सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक और विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कोरोना की भारत में बनी। और ये सब इस बात के द्योतक है कि क्षेत्र में भारत को अभी और बहुत और आगे बढ़ाना है। इसलिए वर्ष 23 में भारत सरकार ने बायो E3 नीति लागू कर बायोटेक को बढ़ाने का फैसला लिया। ये E3 क्या है? इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को जोड़कर E3 बनाया गया है। और मुझे विश्वास है कि ये पॉलिसी हमें आगे बहुत बहुत आगे तक ले जाएगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों के जीनोम सीक्वेंसिंग को हमने स्टोर कर लिया है और ये हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि। मित्रों, आज आप सभी लोग मेरे मत क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। यहीं से मैं सांसद बनकर देश की संसद में जाता हूं, इसलिए आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूं। और मैं गुजरात में जो बायोटेक क्रांति हुई, इसकी भी बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं भी गुजरात सरकार में मंत्री था। 2 दशक पहले गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन GSBTM की स्थापना नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना से हुई। तब काफी लोगों को लगता था कि एक सपना है, इस देश में क्या हो सकता है इस क्षेत्र के अंदर। मगर दूरदर्शिता के साथ मोदी जी ने एशिया की पहली डेडिकेटेड बायोटेक यूनिवर्सिटी बनाई और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने इस देश के अंदर नई शुरुआत की। आज ये बच्चे जो तालियां बजा रहे हैं, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनकर इस क्षेत्र के अंदर भारत को समग्र विश्व में टॉप पर ले जाने का काम करेंगे। और उसी उद्देश्य से गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी बनी और उसी उद्देश्य से
मिशन का भी स्थापना हो। और इसी से आगे बढ़ते हुए 2018 में जिस परिसर में हम बैठे हैं, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर बना, इसका उद्घाटन हुआ और स्वयं मोदी जी ने इसका उद्घाटन रखा। मित्रों, गुजरात आज देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, टॉप 5 में है। मगर जब ये BSL 4 फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, हम इसमें टॉप करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बायोटेक पॉलिसी के तहत 20,000 करोड़ का निवेश और 1 लाख रोजगार का लक्ष्य हमने रखा है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष सहायता भी घोषित की है और GBRC जो बना वो भारत सरकार के डीप ओशियन मिशन में आज बहुत महत्वपूर्ण फॉरवर्ड भूमिका अपना रहा है। ये BSL 4 फैसिलिटी एक प्रकार से बहुत जरूरी फैसिलिटी। हम जानते हैं कुछ साल पहले कोरोना ने पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया। शुरू में तो ऐसा लगता था कि इसका कोई रास्ता मानवी निकाल पाएगा भी या नहीं निकाल पाएगा। और पूरे देश के लोग चिंतित थे। इतना ही नहीं, दुनिया भर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले पंडित भारत की चिंता करते थे और उनकी चिंता वाजिब थी, क्योंकि हम सब जानते थे उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। वो सोचते थे हम तो निपट लेंगे, जो डेवलप कंट्रीज थे, मगर भारत का क्या होगा। उस वक्त मेरी कुछ लोगों से बात होती थी, मैं लेमैन की भाषा में कहूं तो वो कहते थे ट्रक के ट्रक भरकर लाशें निकलेगी भाई, सावध रहना। और जब कोरोना समाप्त हुआ भाई, तो कोरोना का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी ने किया तो मेरे देश भारत ने किया। मेरे कुछ परिजन अमेरिका रहते हैं, उनको वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट लेने में 3 महीना लगता था। भारत ने सबसे ज्यादा वैक्सीन दिए, 140 करोड़ की आबादी को 2 बार वैक्सीन दिए गए और सबको मोबाइल पर मोदी जी के हंसते हुए चेहरे के साथ तुरंत ही सर्टिफिकेट मिल जाता। ये टेक्नोलॉजी का कमाल था। टीका लगाने के तहत अनेक कैंप लग गए, डिसिप्लिन लाइनें, कॉफी देने की व्यवस्था, अनेक स्वयंसेवक, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों ने भी सेवा दी, डॉक्टरों ने भी सेवा दी और एक मिशन की तरह हम एक खतरे से बाहर आए, सबसे पहले बाहर आए और सुरक्षित होकर बाहर आए। बाद में बहुत सारे लोग स्टडी करने के लिए आए। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई भारत में ये सफलता मिली, इसका कारण क्या था। मैंने कहा भाई इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, इस सोशल साइंस का विषय है। तो उनका कैसे? मैं कहा आपके यहां कोरोना के खिलाफ सिर्फ सरकार लड़ती थी, यहां सरकार ही लड़ेगी। मैंने बोला हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहां केंद्र सरकार भी लड़ती थी, राज्य सरकार भी लड़ती थी, लोकल बॉडीज भी लड़ती थी और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ भारतीय एक साथ होकर कोरोना के खिलाफ। और जो लोग मजाक उड़ाते थे कि दिया जलाने से कोरोना समाप्त हो जाएगा, घंटी बजाने से कोरोना समाप्त हो जाएगा, उनको मालूम नहीं था ये हर घर में दिया जले कोरोना के खिलाफ लड़ने की एक सामूहिक ताकत खड़ी करने का एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। मित्रों, मैं तो साक्षी हूं,
जब दुनिया क्षुब्ध पड़ी थी और भारत में अभी कोरोना के 300 से ज्यादा पेशेंट नहीं थे, 300 भी नहीं थे, उस वक्त हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी भी डेवलप नहीं हुई थी और मोदी जी ने वैक्सीन बनाने के लिए एक टीम का गठन कर दिया था और नतीजा देखिए, 2 वैक्सीन भारत में बने, पूरे 140 करोड़ की आबादी को वैक्सीनाइज किया गया और दुनिया के 70 देशों में टीका पहुंचाने का काम हमारे भारत ने किया। मित्रों, पहले दुनिया में बनी हुई वैक्सीन भी भारत में 11-11 साल, 12-12 साल के बाद आती थी। लगने की तो बात जाने दो, इंट्रोड्यूस ही 11-12 साल के बाद। हमने सबसे पहले बनाई, सबसे पहले लगाई और दुनिया के कई देशों को भी बचाने का काम कोरोना में भारत ने किया। और मुझे अब विश्वास है कि BSL-4 की देश में बन रही दूसरी सुविधा अब और आगे ले जाएगी। ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, थकना मत, रिसर्च भी करिएगा, नतीजे भी लाइएगा, पेटेंट भी कमाइएगा और पैसा भी कमाइएगा। आपके लिए खुला मैदान यहां पर पड़ा हुआ है। एक 140 करोड़ की आबादी में अब तक पुणे में एक BSL-4 लैब थी, मतलब सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हमारी देश में ही सैंपल हमें भेजना पड़ता था। आज दूसरी लैब बन रही है। मुझे विश्वास है कि हमने इससे बहुत बड़ा हमारा फायदा होगा। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब AMR के लिए भी बात करना चाहता हूं। एंटीबायोटिक दवाओं के लिए जो रेजिस्टेंस आ जाता है, वो आज हमारी सोसाइटी के सामने, मानव जात के सामने बहुत बड़ा खतरा है और एक प्रकार से साइलेंट डिजास्टर है। AMR का मतलब होता है माइक्रोब्स पर एंटीबायोटिक के प्रभाव का कम होना या समाप्त हो जाना। और इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं। एक, अंडर यूज। अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर इसको पूरा नहीं करते हो तो साइकिल समाप्त नहीं होती। दूसरा, ओवर यूज। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखते ही या तो डॉक्टर साहब जल्दबाजी में एंटीबायोटिक दे देते या पेशेंट स्वयं ही ले देता है। तीसरा, मिसयूज। डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक का प्रयोग। मित्रों, मैं मानता हूं कि AMR बहुत बड़ा संकट है और इंसान नहीं, पूरे समाज के लिए संकट है। अगर मानव शरीर की एंटीबायोटिक से रिपेयर होने की क्षमता ही हम कुंद कर देंगे, क्षुब्ध कर देंगे, तो बीमारियों को हम रोक नहीं पाएंगे। यहां इतने सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हैं। इस क्षेत्र में अभी और रिसर्च कर ये विज्ञान को और सटीक बनाने की जरूरत है और मजबूत बनाने की। AMR का खतरा आने वाले दिनों में और आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्टिकल ट्रांसमिशन को भी लेकर जाता है। मां के पेट में जब बच्चा होता है तब AMR ट्रांसमिट भी होता है। तो AMR के लिए, इसका सामना करने के लिए एक रोड मैप, मेडिसिन लिटरेसी, रेड लाइट कैंपेन और आखिरी व्यक्ति तक प्रचार, ये आज जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं
उनका लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य संक्रमण को रोकना भी होना चाहिए और एंटीबायोटिक्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाना भी होना चाहिए। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि मेरे मत क्षेत्र के अंदर बायोटेक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, बन रही है, और इससे न केवल गांधीनगर, न केवल गुजरात, पूरे देश के बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए, और इसका फायदा जो होना है वो 140 करोड़ लोगों के लिए, और एक प्रकार से देखे तो जो R&D होगा समग्र विश्व का भी फायदा करेगा। इस सभी के लिए आज एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। इसलिए मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई और हमारे मंत्री अर्जुन मोढवाडिया जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयां देना चाहता हूं। मित्रों, जो लोग विज्ञान के नाम पर विरासत को भुलाना चाहते थे, कोई संस्कार की बात करता था, विरासत की बात करता था, इस पर जो ऑर्थोडॉक्स का थप्पा लगाना चाहते थे, उन सबको 11 साल में बता दिया है कि विकास और विज्ञान और विरासत दोनों के खिलाफ नहीं है। दोनों देश की और हमारे देश की जनता की जरूरियातें हैं और दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया और सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष की शुरुआत की। ये चिर पुरातन शिवालय जिसको 16 बार तोड़ा गया, हर बार नया बना, तोड़ने वाले कोई दुनिया के नक्शे पर उपलब्ध नहीं है, इनका नामो निशान नहीं है। वो शिवालय आज भी गगनचुंबी ध्वजा लेकर खड़ा है। और सोमनाथ का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, एक शिवालय नहीं है, समग्र भारतीय समाज का एक गौरव का मान बिंदु है। सोमनाथ का ये शिवालय सनातन का सम्मान है और सोमनाथ का शिवालय भारत की जनता की जीवंतता और जिजीविसा दोनों का प्रतीक है। दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जो 16 बार टूटकर आज सम्मान के साथ गगनचुंबी ध्वजा के साथ वहां पर विद्यमान है। मोदी जी ने हमारी ये विरासत का परिचय कल पूरी दुनिया को कराया है। आज वही मोदी सरकार और वही भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार यहां पर BSL फूल की आधुनिक लैब बना रही है, जिससे मेरे युवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर मानव जीवन का कल्याण करेंगे। तो विज्ञान और विरासत, विकास और विरासत दो ऑप्शन नहीं है, दोनों रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चल सकती है। एक अनेक मौकों पर प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया है। फिर से एक बार मेरे मत क्षेत्र में अंदर गुजरात में BSL 4 की फैसिलिटी बनाने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।